जी, तो सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का जो 7वीं या 8वीं वीडियो है वो देख लें। मैं आपको ये किताब कहाँ कहाँ आके बता रहा हूँ। शारदा में हम रिवर के पास रिवर बैंक पे खड़े हुए हैं इस टाइम। और आज का जो टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो है नो द वैल्यू ऑफ योर सफरिंग। अपनी परेशानियों की वैल्यू को आप पहचानें। जब आप अपनी स्ट्रगल को चूज़ करते हैं, जब आप अपनी परेशानियों को अपनी वैल्यूज़ की बुनियाद पर चूज़ करते हैं, तो फिर आपको उनकी अहमियत का भी पता होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आप बहुत सारी इब्तलाओं के, परेशानियों के बावजूद उनके जो रिज़ल्ट्स और उनके आउटकम्स जो जनरेट हो रहे होते हैं, मॉरली, फाइनेंशियली, फ़िज़िकली, मेंटली, वो सारी चीज़ें आप जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि मेरी ये टेंशन थी ना, तो मुझे ये मिल गया जो मैंने चाहा था। तो इसमें इस आज के मैसेज में 2 चीज़ें हमने देखनी हैं कि अगर तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी परेशानियों का इंतखाब करते हैं तो इन द एंड आप हमेशा खुश रहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, आपको पता होता है पहले से ही कि ये नतीजा निकलेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि कई मरतबा ऐसा होता है हम अनजाने में कुछ परेशानियाँ, कुछ मुश्किलात अपने सर पर मुसल्लत कर लेते हैं। इसी मैसेज में, इसी वीडियो में आपको वो चीज़ भी देखने को मिलेगी कि हुआ क्या 1944 में, जब अमेरिकन आर्मी मुसलसल प्रोग्रेस कर रही थी जापान के अगेंस्ट, तो फ़िलिपाइंस में एक आइसलैंड था ल्यूबैंग। वहाँ पर एक जैपनीज़ सोल्जर हिरू ओनोदा, उसको डिप्लॉय किया गया उसकी बटालियन के साथ कि उसने वहाँ पर अमेरिकन आर्मी की प्रोग्रेशन को रोकना था, उनको रेजिस्ट करना था। और वो अपनी बटालियन के साथ वहाँ पर जाकर उसने अपने डेरे जमा लिए और उसके बाद वो लड़ता रहा। हुआ क्या कि आगे चलकर जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर एटम बम ड्रॉप किए, तो उसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। उनकी ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन और जो भी वॉर से रिलेटेड सीन्स होते हैं वो सारे उनके हक़ में नहीं थे। जापान को वो जंग बंद करना पड़ी। लेकिन हिरू ओनोदा, जो फ़िलिपाइंस के जंगलों में अपनी तरफ से अमेरिकन आर्मी को रेजिस्ट कर रहा था, वो वहीं पर अपने साथियों समेत लड़ता रहा और 10 साल वो ये कोशिश करता रहा। क्योंकि कम्युनिकेशन का फुकदान था, उसको ये पता ना चल सका कि ये जंग कब से ख़त्म हो चुकी है। जापान ने बेशतर कोशिशें की कि उनके जो भी फ़ौजी उस जज़ीरे पर या उस जज़ीरे के अलावा बाकी किसी और जगह पे, फ़िलिपाइंस में या जो भी वो वॉर रिलेटेड एरियाज़ थे वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें वापस लाने के लिए उन्होंने कई कारवां भेजे। लेकिन हिरू ओनोदा और उसके साथी उनको ना मिल सके। और वो हिरू ओनोदा ये जाने बगैर कि ये जंग आज से 10 साल 15 साल पहले ख़त्म हो गई है, मुसलसल गुरेला वॉर करता रहा अमेरिकन आर्मी के अगेंस्ट। और वो इसी तरह से किसी भी जत्थे को, किसी भी ग्रुप को जब अपने उस एरिया में देखते तो उनके साथ लड़ने लग जाते, उनके ऊपर हमले करते। और वहाँ पर ज़ाहिर है शहरी तो 10-15 साल जंग को खैरबाद किए हो चुके थे, तो शहरी बड़े हैरान थे। और ये जो गुरिल्ला वार कर रहे थे, इनमें से भी कई लोग, वो ट्रूप्स इनके अगेंस्ट भी डिप्लॉय की जाती थी, तो इन्हें भी मार दिया जाता था। फिर 1959 में हिरू ओनोदा का ये एक साथी कुजुका किसी वक्त में उन लोगों के हाथ लग गया और मारा गया। और उसकी जब तस्वीरें पब्लिश हुई तो जापान को पता चला कि हमारे कुछ लोग अभी तक ये जंग मुसलसल लड़ रहे हैं। तो उन्होंने फिर सुजुकी के नाम का एक बंदा था जिसको उन्होंने भेजा, वो डिटेक्टिव था, एक्सप्लोरर था, उसको भेजा कि जाके देखो उन जंगलों में और कोशिश करो कि हमारे जो लोग बाकी रह गए हैं। तो 1944 से लेकर 1972 तक वो हिरू ओनोदा जो था ये जंग लड़ता रहा। और जब वो वापस वहाँ से उसको लेकर आए और उसे ये बताया गया कि ये जंग तो ख़त्म हो चुकी है, तो उसे किसी किस्म की पशेमानी या कोई टेंशन नहीं हुई। वो एक नेशनलिस्ट था, उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी अपनी कौम के लिए और इस लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया था। इनफैक्ट कश्तियाँ जला दी थी। तो उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ठीक है ये जंग ख़त्म होगी, मेरी सारी ज़िंदगी इसी उभाम में, इसी परेशानी में, इसी टेंशन में गुजर गई और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं अपने साथ क्या ज़्यादती करूँ। वो खुश था कि उसने अपना मिशन जो था उसको बरकरार रखा और जब तक वो कर सका उसने वो जंग जारी रखी। तो इन द एंड उसने अपनी सफ़रिंग की उस वैल्यू को जाना। जो डिसीजन उसने किसी वक्त में लिया था फ़ौज में शामिल होकर या वहाँ पर डिप्लॉय होकर या वो जंग लड़ना स्टार्ट करके, उस डिसीजन पर हैप्पी था। और दूसरी तरफ जो मैसेज है वो ये है कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो कई ऐसे मेंटल प्रेशर होता है, कई ऐसे बोझ होते हैं जिनकी कोई वक़्त नहीं होती। अगर हम थोड़ा सा उनको, अपनी कॉग्निशन को थोड़ा ब्रॉड करें, थोड़ा बड़े दिल के साथ, थोड़ा ठंडे दिमाग के साथ चीज़ों को गौर करें, तो हमें नज़र आएगा कि बहुत सारी चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं होती। हम खामखा ये सोच रहे होते हैं कि किसी ने मुझे ये बात कह दी या किसी ने मेरे साथ कोई ज़्यादती कर दी, या हम दूसरों की इंटेंशन को बेसिकली अपने तौर पर एज्यूम कर लेते हैं और फिर उस इंटेंशन का बोझ अपने सर पर सवार कर लेते हैं। तो हम ऐसी कई चीज़ों से बच सकते हैं। तो वापस आया जापान में, तो उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट का सिर्फ एक वाहिद जो वजह थी वो ये थी कि जिस कौम के लिए, जिस कल्चर के लिए वो जंग लड़ा था, वो कल्चर तो कब का ख़त्म हो चुका था।
30 सालों में जब उसने देखा कि वो एक कम्युनिस्ट, एक कैपिटलिस्ट, एक सुपरफिशियल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा है और इन लोगों के लिए मैं लड़ता रहा हूँ जिनके सारे स्टैंडर्ड्स, जिनकी सारी मॉरल वैल्यूज़, जिनका सब कुछ चेंज हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो तब उसको ये थोड़ी सी मायूसी हुई। तो हमारा ऑथर जो है वो हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर सेल्फ़ अवेयरनेस अनियन की बात करता है कि आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। कामयाबी के लिए, सुकून और इत्मीनान के लिए, परेशानियों का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं। ये बात हमने पहले भी की थी। और ये सेल्फ़ अवेयरनेस अनियन जो है इसकी लेयर्स पे वो बात करता है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये होती है कि आपको ये जानना होता है कि आपको खुश क्या चीज़ करती है, आपको उदास क्या चीज़ करती है, पुरुमीदी आपके नज़दीक क्या है, मायूसी आपके नज़दीक क्या है, गुस्सा, गम, खुशी, ये सब कुछ कौन सी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को ट्रिगर करती हैं आपके अंदर। इसकी दूसरी लेयर ये होती है कि वाई। अगर आपको किसी चीज़ पर, किसी वैल्यू की वजह से गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर आपको किसी इवेंट पे आप खुश हैं तो क्यों खुश हैं, उस वाई को एक्सप्लोर करना। ज़्यादातर लोग इन्हीं दो चीज़ों में फंस जाते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें खुशी किस चीज़ से मिल रही है, इत्मीनान किस चीज़ से मिल रहा है, गम किस बात का हो रहा है, गुस्सा किस बात पर आ रहा है। और फिर जो लोग थोड़ी सी आगे इसको लेके चलते हैं, इसमें प्रोग्रेस करते हैं, तो वो बस यहाँ तक रुक जाते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमें किसी बात पे गुस्सा क्यों आ रहा है और फिर वो उसे जस्टिफाई करते हैं, हम किसी चीज़ पर क्यों खुश हैं और फिर वो उसे जस्टिफाई करते हैं। लेकिन कामयाब लोगों की निशानी, मार्क मैंसन बताता है कि वो इससे एक स्टेप मज़ीद आगे सेल्फ़ अवेयरनेस अनियन की तीसरी लेयर को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिसके पीछे उनको वो रीज़न नज़र आती है कि अगर हमें किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है तो हमें पता है कि क्यों आ रहा है, तो हमारी वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमें उस चीज़ पर गुस्सा दिला रही हैं, क्या वो वैल्यूज़ कंप्रोमाइज़ की जा सकती हैं। इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि जैसे दो भाई हैं, अब आप दो भाई हैं और आपका जो दूसरा भाई है वो आपके में, यही मिसाल वो बुक में भी बताता है कि आपका दूसरा भाई आपको आपकी मेल्स का और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा काफ़ी अरसे से। इस बात पे आपको दुख हुआ, गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि आपके नज़दीक वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वो आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आप उसे मैसेजेस या कॉल्स कर रहे हैं। और ये क्यों ऐसा हुआ, इन बातों पे गुस्सा क्यों आया, क्योंकि आपकी वैल्यू है, आपके नज़दीक दो भाइयों के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। इस वैल्यू की वजह से आपको उसके इस बिहेवियर पे गुस्सा आया। यानी कि आपका पैरामीटर जो है, आपको वो वैल्यू कहाँ नज़र आ रही है। अगर वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई करे, आपको फ़ौरन बर वक्त आपकी बातों का जवाब दे और हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहे, इन चीज़ों को आपने पैरामीटर बनाया हुआ है अपनी सेटिस्फेक्शन का। आपके नज़दीक अगर ये सब कुछ होगा तो दो भाइयों के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ आपको ये बताना मकसूद है कि फ़जूल किस्म की वैल्यूज़ से बचने की कोशिश करें। ऐसी वैल्यूज़, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि वो आपका भाई आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो, जितनी मोहब्बत आप उससे करते हैं। हो सकता है कि वो बिज़ी हो सकता है उसकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा मसरूफियात हो सकता है कि उसकी कुछ और लिमिटेशंस हों, लेकिन मोहब्बत के जो पैरामीटर्स आपने डिफ़ाइन किए, अगर वो उन पे पूरा नहीं उतर पा रहा, तो हो सकता है कि वो किसी मौके पर आपके लिए जान देने से भी गुरेज़ ना करे। वो किसी मटेरियल सेंस को, किसी भी मादे को, दौलत को और ऐश खुशी को, या अपनी फ़ैमिली को, जो उसकी अपनी पर्सनल फैमिली है, उसको आपके ऊपर प्रायोरिटाइज़ ना करे अगर कोई मौका ऐसा आए तो। अगर आप जस्ट इस वैल्यू की बुनियाद पर कि कोई आपको मैसेज, जैसे मिसाल के तौर पे हम आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं कि लोग हमारे बहुत सी जगहों पर काम आते हैं, अपना वक्त हमें देते हैं, अपने वसाइल हम पर झोंकते हैं और हमारे लिए पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा कर सकें, लेकिन हम छोटी सी किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर 10 उनकी खूबियाँ भुला देते हैं, 10 मेहरबानियाँ भुला देते हैं और किसी एक चीज़, हमारी वैल्यू वहाँ पे अटक जाती है कि मेरा कॉल नहीं रिसीव की, मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया, मुझसे बात नहीं की, और मुझे कहीं पे देखा तो सलाम नहीं किया, मेरे लिए रुके नहीं, मैं अगर आपके पास आया तो आप मुझे मिले नहीं। तो इन वैल्यूज़ से बचते हुए हमें अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए। वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते हुए हमें गुड और बैड वैल्यूज़ का फ़र्क का पता होना चाहिए। मतलब गुड वैल्यूज़ जो होती हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टिव होती हैं, वो लोगों को गैदर करती हैं, इमीडिएट होती हैं, उनका रिज़ल्ट आपको नज़र आता है, साथ साथ वो कंट्रोलेबल होती हैं। जो बुरी वैल्यूज़ होती हैं वो सोशली डिस्ट्रक्टिव होती हैं, वो आपको लोगों से दूर करती हैं और वो इमीडिएट भी नहीं होती, कंट्रोलेबल भी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपको थोड़ा सा बड़ा दिमाग करके सोचना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको देखना चाहिए कि वक्ती तौर पे अगर चॉकलेट खाने से आपको अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, तो वो एक वक्ती खुशी है। अगर आप इसे थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखें तो आपको ज़्यादा खुशी इस चीज़ से मिलेगी कि आप किसी रेस की तैयारी कर रहे हैं और 5-10 साल में वो रेस जीत लेते हैं। इसी तरह से
आप किसी के साथ कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं और आप उसको उस गेम में हरा देते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी आपको इस लॉन्ग टर्म, इस इमीडिएट, इस कंट्रोलेबल वैल्यू में मिलेगी कि आप किसी बच्चे की परवरिश करें और उसे एक अच्छा इंसान बनाएं। तो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको बहुत सारे मुकामात पर खुशी और गम दे रही होती हैं, और वो कंट्रोलेबल होती हैं अगर आप उनमें पढ़ें, बुरी वैल्यूज़ में ना पढ़ें और अच्छी वैल्यूज़ को आप देखें कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको प्रैक्टिस करके आप, जिनको स्टैंडर्ड बना के, जिन्हें पैरामीटर बना के आप खुश रह सकते हैं और लोगों के रवैयों और उनके एक्शंस को पॉजिटिवली ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ अपनी मर्ज़ी की ओंगी बोंगी फजूल बातें सोचकर खुद ही परेशान नहीं होते रहेंगे। उस तरह की अच्छी वैल्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें ऑनेस्टी है, उसमें वल्नरेबिलिटी है, उसमें डू राइट थिंग फॉर अदर्स, कुछ करने की कोशिश करें, ईमानदार रहें, सच बोलें। तो ये वो चंद वैल्यूज़ हैं कि अगर आप इनको पैरामीटर बना लेंगे तो यकीनन कई जगहों पर आप लोगों के इशू में जाके सोच रहे होंगे, आप उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपको उनका बिहेवियर और ये छोटी मोटी चीज़ों को आप बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोचेंगे। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए कोई अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, मैंने दूसरों के लिए अच्छा करना है, ये मेरी वैल्यू है। मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म इसका मुझे जो फ़ायदा है वो दायमी है, उखरवी है, वो इस दुनिया में भी मुझे मेरा नाम, मेरा इंप्रेशन अच्छा होगा, और अगर आने वाली दुनिया में भी मुझे उसका फ़ायदा होगा, मौत के बाद भी मुझे उसका फ़ायदा होगा। तो फिर आपकी उस वैल्यू की बुनियाद पर जब आप फ़ैसले करेंगे तो यकीनन लोगों की छोटी मोटी फजूलियात, उनकी बेवकूफ़ियाँ, या आपको वैल्यू ना देना, या आपको कुछ ना समझना, आपको तंग करना, टीज़ करना, वो सब चीज़ें आपके लिए उनकी कोई वैल्यू वक़्त नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, बजाय इसके कि दोबारा वही फ़जूल चीज़ों को अपने सर पे मुसल्लत करके खामखा की टेंशनों में पड़ने के, या फिर उसके अलावा आप जो वक्त आप पर मुसल्लत कर रहा है, जो ज़माना आप पर मुसल्लत कर रहा है, उन्हीं चीज़ों को सिर्फ़ अपना मुकद्दर और नसीब समझ के अपने आप को मुसलसल परेशान रखें।